नमस्कार दोस्तों। मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी मैथमेटिक्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमने की ज्योमेट्री के इस चैप्टर में हम लोग आज राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि क्वेश्चनों पर हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अगर हमने फंडामेंटल पकड़ अच्छी बनाई है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन करते समय हमको टाइम कम लगेगा और बेस्ट अप्रोच से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद किस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं उनको भी करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ओनली वन एंगल 90 डिग्री का हो उसको बोलेंगे आप राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी यह 90 डिग्री है, तो ये आपका ए बी सी एंगल भी 90 डिग्री, तो आप कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका है परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। अगर मैं इस थीटा की बात करूं तो थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर और थीटा के एडजेसेंट साइड इसकी बेस होती है। अब थोड़ा सा गौर करेंगे कि आपने पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम, तो आप कहेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर के बराबर होता है। ये तो जनरली हम सभी जानते हैं। अब आता है कि अगर आपने एक मीडियन यहाँ ड्रा किया, वर्टेक्स से मीडियन सामने की भुजा पर माध्य का ड्रा किया जिसका नाम दिया आपने ओ, पॉइंट ओ। अब यहाँ गौर करेंगे तो पॉइंट ओ, तो ये वर्टेक्स बी, ये क्या है आपका हाई, ये है आपका एच। एच मतलब होता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। लंब केंद्र। और यहां पर आपका होगा एक जी जिसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, और ए आपका है सरकम सेंटर। ओ है आपका सरकम सेंटर। तो अगर मध्य बिंदु पे है इसका मतलब H2 ये भी है H/2, यह भी H/2 है। तो आप ये बताइए बी ओ क्या होगा, तो आप कहेंगे बी ओ भी H/2 होगा, H/2 होगा। अब आपसे पूछ लीजिए क्यों H/2, हाइपोटेनस का आधा क्यों होगा। तो क्यों का जवाब आप ये लिखेंगे कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। यानी कि किसी भी सर्कल, अगर मैं इनको एक सर्कल में ड्रा करूं तो ये सेमी सर्कल में ड्रा हो जाएंगे। यानी सेमी सर्कल में ड्रा होंगे तो वो इस सर्कल का सेंटर होगा, और सर्कल का सेंटर से रेडियस इसकी परिधि तक की दूरी डिस्टेंस बराबर होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। समकोण होता है। चलिए, अब इतना तो हमने समझ लिया। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जो एच की वैल्यू है, एच एच की वैल्यू वह 2r के बराबर है, 2r के बराबर है। एच की वैल्यू 2r के बराबर है। अर्थात ए डी, ए डी नहीं ए ओ लिखते ना, वो है ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर आपके H/2 के हैं। और यही किसके बराबर है, आर के बराबर। आर मतलब होता है सरकम सेक्टर का रेडियस। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप सीधे फार्मूला रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए बी एंड सी, एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है।
अगर एंगल बी से आपने एक मीडियन ड्रा किया, माध्यिका ड्रा किया, जो कि AC को पॉइंट O पर मिलती है, तो यहां बीच में होगा जी जो कि सेंट्रॉयड होगा। ये सेंट्रॉयड होगा। ये होता है सर्कम रेडियस। सरकम सेंटर। और ए ओ आपका सरकम रेडियस, यानी कि यह आर है, तो यह भी आपका आर होगा। आप ये बताइए कि ओ जी और जी बी में क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे 1:2 का इनमें अनुपात, यानी कि इनका जो रेशियो है वह 2:1 का है, बीजी और जीओ का। और इस पॉइंट पर क्या बनेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बनेगा आपका एच यानी अर्थोसेंटर, अर्थात लंब केंद्र। लंब केंद्र अर्थोसेंटर, अर्थोसेंटर यहाँ बनेगा। अगर आपसे कहा जाए कि भाई डी जी की लेंथ बताइए, तो आप कहेंगे कि डी ओ का 2/3 पार्ट है। और जी ओ की बात किया जाए, जी ओ की लेंथ बताइए, तो कहेंगे बी ओ का 1/3 पार्ट। तो बी ओ क्या होगा, बी ओ आप कहेंगे कि यह तो आपका हाइपोटीनस का हाफ पार्ट है, और 2/3 यानी कि h/3 आ जाएगा। और यहाँ पर h/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू h/6 आ जाएगा, यानी हाइपोटीनस का 1/6 होगा बी ओ की वैल्यू। अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझेंगे कि सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और इन सेंटर में रिलेशन क्या है इनको। तो धीरे धीरे सभी टर्म को हम इसमें समझेंगे। ये हमारा ए है, ये बी है, और ये सी है। जब हम आर की बात करते हैं, आर की बात करेंगे, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर क्या होता है, h/2 होता है, h/2 होता है। और अगर यहीं पर हम कहें कि h इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे 2r होगा, h इज इक्वल टू 2r होगा। और अगर मैं स्मॉल आर की बात करूं कि भाई स्मॉल आर कैसे हम निकाल सकते हैं, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्या होगा, यानी कि इन रेडियस p प्लस p माइनस h/2 ये होगा। अब दूसरे तरीके से इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिखूंगा p प्लस b प्लस h माइनस 2h। कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है। आप ये गौर करेंगे, अगर ये परपेंडिकुलर है, यह बेस है, और यह आपका हाइपोटीनस है, तो मैं अगर इसका आधा कर दूं तो सेमी सर्कल मिलेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि s माइनस h आ जाएगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो s क्या होगा, सेमी सर्कल आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू s माइनस h। पहली प्रॉपर्टी तो ये समझिए इसकी। अब हमने कुछ किया नहीं, हम इसी को केवल वेरीफाई करेंगे, इधर से उधर घुमा के जितने भी एंगल बनेंगे, जितने भी चेहरे इसके बनते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं यहीं पर ये कह दूं कि r इज इक्वल टू एस माइनस 2r, तो कोई दिक्कत, आप कहेंगे h की जगह पर 2r हम पुट कर सकते हैं। और यहीं पर मैं अगर इस तरह कहूं s इज इक्वल टू r प्लस 2r, तो कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं, आपने कुछ नहीं किया, बस पक्षांतर कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया है उसको, बस, और कुछ नहीं हुआ। चलिए, अब अगर इतना टर्म समझ में आया, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि एक सेकंड, इसमें एक एंगल और है, इसको भी समझ लेते हैं। अगर मैं इस टर्म को लूं,
तो मैं कह सकता हूं कि इसको R इज इक्वल टू P प्लस B बाई 2 माइनस R। R ऐसे भी लिख सकता हूं, और मैं दूसरे तरीके से R प्लस R इज इक्वल टू P प्लस B इस तरह से भी लिख सकता हूं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। तो यह भी टर्म आपका निकल के आएगा, यह भी टर्म निकल के आएगा। बशर्ते इसमें क्या किया गया कि चीजों को अरेंज किया गया है, लेकिन बेसिक कहाँ है? बेसिक आपका यह टर्म बेसिक। अब इसी को तोड़ना मड़ोड़ना चाहे जैसे रहे, लेकिन जो फंडामेंटल है आपका यही है। अगर यह है आपका क्लियर है तो बाकी और सब सारी चीजें आप बना लेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि हम किसी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करें, तो कैसे कर सकते हैं? ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो एरिया हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या है इसमें? साइन थीटा साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो 1, इसीलिए 1 लिखने की कोई विशेष जरूरत होती नहीं है, इसलिए हम इसको लिखते हैं 1/2 पी इंटू बी, 1/2 पी इंटू बी, ये लिखते हैं जनरली ट्रायंगल का एरिया। अब हमने यह भी सीखा है कि ट्रायंगल का एरिया आर इंटू यस भी होता है। दूसरा तरीका हमने यह भी सीखा कि आर इंटू यस होता है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं कहूंगा कि पी पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर एस। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। आई होप कि ये टर्म आपके समझ में आया। अब थोड़ा सा गौर करेंगे कि अगर हमने कहा कि जब मैं इतने टर्म को इस तरह वेरीफाई कर सकता हूं, तो मैं इसको उठाता हूं, तो डेल्टा इज इक्वल टू आर एस लिखा है। अब मैं क्या करूं कि यस की जगह पर जो आपने पुट किया था, एस की जगह के टर्म को वेरीफाई करना। यस इज इक्वल टू आपने क्या किया था? यस इज इक्वल टू आर प्लस 2r, यही तो था आपका r प्लस 2r। अगर मैं r यस की जगह पर यही पुट कर दूं r प्लस 2r, तो भी ये डेल्टा होगा। और अगर मैं यहाँ पर यस के टर्म में पुट करूं डेल्टा, तो आप कह सकते हैं कि r बराबर हो जाएगा s माइनस 2r, ये हो जाएगा। तो यस के टर्म में पुट करूंगा तो यस माइनस 2r। इससे भी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक टर्म और आगे की तरफ समझते हैं कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें एक सर्कल हम ड्रा कर देते हैं। चलिए एक हमारे पास एक सर्कल आ गया और इसका ये रेडियस है, यह आर है, तो यह भी आर होगा, यह भी आर होगा। अगर यह ए है तो आप कहेंगे यह भी ए होगा। अगर ये बी है तो ये कहेंगे आप बी होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं सभी की साइड को ऐड करूं, एस बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सभी की साइड को ऐड करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस आर बाई 2 यही होगा। तो मैं कह सकता हूं कि a प्लस बी प्लस आर, ये आपका यस की वैल्यू हो जाएगी। और मुझे पता है कि जब हमने फाइंड आउट किया डेल्टा इज इक्वल टू आर एस, तो
एस की जगह पर मैं इसको अगर पुट करूं तो आर इंटू ए प्लस बी प्लस आर, यह आ जाएगा, आएगा। आप कहेंगे ठीक है। अब थोड़ा सा दूसरा तरीका भी गौर करेंगे। हमने कहा कि यह जो है यह ए बी के बराबर है, यानी कि अगर डेल्टा की बात करूंगा तो ए इंटू बी, यानी कि अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दूं तो भी हमारा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। कहेंगे वो कैसे, अभी यहाँ पर टर्म को समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं कहूँगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब इसको बोलेंगे तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2AR प्लस आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RB इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, यही होगा। यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कैंसिल आउट, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 2R स्क्वायर प्लस 2RA प्लस 2RB इज इक्वल टू 2AB, यही बचेगा। अब यहाँ से अगर 2 को मैं खत्म कर देता हूँ, यहाँ से 2 हर जगह से खत्म हो गया, तो मैं R को अगर कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या आपका, A प्लस बी प्लस R, यही तो बचेगा। और यह AB के बराबर होगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये तो डेल्टा है, ये तो डेल्टा है। तो यहाँ पर यह टर्म भी सिद्ध होता है कि अगर मुझे डेल्टा निकालना है, यानी इसका एरिया निकालना है, तो मैं ए और बी का प्रोडक्ट कर दूंगा तो भी आ जाएगा। आई होप ये टर्म आपके समझ में आया होगा। अब दूसरा तरीका एक और भी है, उससे भी आप इसको निकाल सकते हैं एरिया को, जैसे बेस इंटू हाइट करके। तो यहाँ पर मैं ही नीचे लिख देता हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, बेस क्या है आर प्लस ए इंटू आर प्लस बी। इससे भी आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। यह भी टर्म आप यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये टर्म आपके समझ में आया होगा। लास्ट वाला कंडीशन एक और है, उसको भी समझ लेते हैं, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे चलेंगे। एक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इसमें ये परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। यहां से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, परपेंडिकुलर, तो इसको हमने कैपिटल P नाम दे दिया, स्मॉल p दे दिया। अब हम जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर के बराबर के होता है। अगर मैं डेल्टा की बात करूं, आप ये कहेंगे कि 1/2 PB इज इक्वल टू 1/2 HP इसके बराबर होगा। आप कहेंगे यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और मैं अगर P को इधर ले आऊं और PB को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1/P इज इक्वल टू H/PB, यही होगा। अब हमने क्या किया कि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी। अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर बाई P स्क्वायर B स्क्वायर, यही होगा। अगर मैं H स्क्वायर की जगह पर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख दूं तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, P स्क्वायर B स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में कंडीशन क्या बनेगी, तो ये बन जाएगा 1/B स्क्वायर प्लस 1/P स्क्वायर, 1/P स्क्वायर। यह टर्म आपका निकल के आएगा। इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपके उसमें पूछेगा, डायरेक्ट वैल्यू देगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुरंत आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। चलिए अब क्वेश्चनों को करते हैं। हमने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब जितने भी क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं,
तो इनको वन बाई वन करके प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हमने कहा कि यहाँ पर गिवन है ई 90 डिग्री है, ए बी 16 है, बी सी 12 है, सी ए 6 है, सी डी आपको बताना है, यह एक्स है, तो इसको हमने पी मान लिया। तो हम जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस एक्स इज स्क्वायर इज इक्वल टू 36 होगा। अब यह कितना होगा, 12 प्लस एक्स होगा। अगर यह बेस हो गया और ए डी आपका परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस 16 बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि पी स्क्वायर प्लस बराबर है 144 या एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 144 बराबर 16 का स्क्वायर 256। अब इतने बराबर 36 है, तो इसमें जोड़ के 75 करेंगे तो आ जाएगा 24x 24x इज इक्वल टू 256 माइनस 180 यानी कि 76। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 76/24। 4 से काट देते हैं, 4 छक 24, 4 एकम 4, 4 नवाई 36, तो आ जाएगा 19/6। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 19/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है समकोण त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल 8450 है। यानी कि अगर मैं कहूं कि उनकी तीनों साइडों का वर्गों का योगफल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8450। आप ये जानते हैं कि इतने बराबर सी स्क्वायर होता है प्लस सी स्क्वायर बराबर 8450, तो सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, हाफ कर देंगे इसका 4225, सी की वैल्यू आ जाएगी 6 और ये 5 65। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमगत समपूर्णांक है। तो अगर हम क्रमशः की बात करें तो हमारा ये ट्रिपलेट बनता है 3 4 5, 3 4 5 का ट्रिपलेट है। अब हम क्या करते हैं कि 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6 8 और 10 बन जाएगा, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 48 4810 और चपका दीजिए 480। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है कि यदि एक बिंदु की इस प्रकार गति करता है कि दो स्थिर बिंदु ए बी से उसकी दूरी के वर्गों का योगफल सदैव समान रहता है, तो आप ये कहेंगे कि भाई अगर हमने कहा कि उनकी साइडों के वर्गों का योगफल सदैव समान रहता है, इसका मतलब कि वो उस सेमी सर्कल में लाई कर रहे हैं। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां से आप पॉइंट पी कहीं पर पुट करिए। मान लीजिए हमने यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप कहेंगे कि जो पी ए का स्क्वायर पी बी का स्क्वायर ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब यही चीज अगर मैं पी को यहाँ पुट कर दूं तो आप कहेंगे एंगल चेंज नहीं होगा। अगर एंगल चेंज नहीं होगा तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। पी कहीं भी मूवमेंट करे तो आप कहेंगे एक सर्किल की परिधि पर मूवमेंट कर रहा है, तो इनके साइडों एडजेसेंट साइडों का जो योगफल होगा उसके तीसरी साइड के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो ये सर्किल पर लाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि ए बी सी एक वृत्त के 3 बिंदु है, ए बी और ए सी बराबर हैं, तो एक वृत्त के 3 बिंदु हम बना लेते हैं। हमने कहा कि भाई यह ए हमने ले लिया, यहाँ पर ए ले लिया, ये बी है और यहाँ पर आपने सी कर दिया।
ये सी। अब कहता है ए बी और ए सी बराबर। ये कहा कि भाई ए बी और ए सी बराबर है। अगर यह ए है और यह भी ए है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। और 90 डिग्री का एंगल का मतलब है कि यह जो एंगल ए 90 डिग्री है तो यह सेमी सर्कल में लाई कर रहा है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि यह 90 डिग्री है तो यह कितना होगा, √2a होगा। ठीक है। अब आपको कहता है कि ए की वैल्यू गिवन है 7√2 7√2 यही गिवन है। और पूछा है इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये त्रिज्या आर क्या होगी। तो आप कहेंगे इसका हाफ कर दीजिए, तो आर इज इक्वल टू √2 इंटू 7√2/2। तो इस 2 से ए वाला कैंसिल हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि ए बी 6, √3 है, ए सी 12 है, ए बी सी ए बी 6√3, बी सी कितना है 6 है और ये 12 है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कि √3:1:2। तो यह एंगल आएगा। ये सॉरी इस साइड है, इस साइड है। अब साइड को जब हम एंगल के टर्म में देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 90 की, और यह आ जाएगी 30 की, और यह आपकी 60। अब साइन 30 90 60 का जो आप रेशियो निकालेंगे साइड का रिलेशन का, तो उसमें √3:1:2 का रेशियो आएगा। अब अगर कभी आपको कॉम्प्लिकेटेड टर्म भी मिलता है तो उसको भी समझ लेंगे। तो आपसे पूछा क्या है, एंगल बी क्या होगा, एंगल बी तो एंगल बी जो होगा वह होगा 30 डिग्री। सॉरी, एंगल बी 30 डिग्री नहीं होगा, एंगल बी हो जाएगा ए बी एंड सी। तो ये हो जाएगा बी 90 डिग्री, बी 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि अगर यह आपने 30 माना और यह 60 माना तो 60 के सामने की साइड √3 होगी, 30 के सामने की साइड 1 होगी, तो यह आपका 2 होगा। एंगल बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अब आपसे कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड वाला टर्म दे देता है, कहता है भाई 15 sin 15 75 और 90 के बीच का रिलेशन बताओ। तो अगर मैं कहूँ इनके एंगल्स के बारे में, तो एंगल्स क्या होगा, 15 × 75, 15 छक्का 90। तो 1:5:6 के रेशियो में एंगल है, ये क्या है एंगल। अगर साइड की बात करें तो √3 - 1 √3 + 1 2√2 ए होता है। इनमें साइड का रेशियो, इनमें साइड का ये रेशियो होता है। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहता है दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र यल है और MLLN का क्षेत्रफल 36 है, इस पर लंब है ये। ठीक है, MLN का तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा, इसमें इस सर्कल का क्षेत्रफल बताना है। अब आप ये जानते हैं ए है आपका सेंटर, और ये जो ट्रायंगल बना है एल पर 90 डिग्री का एंगल बना है, एल पे 90 डिग्री का एंगल है। जो एरिया है इसका यह है 36। तो आप ये कहेंगे कि अगर 90 डिग्री है तो 1/2 बेस इंटू हाइट यानी R² इज इक्वल टू 36 है। तो R² इज इक्वल टू मैं 72 लिख सकता हूँ।
अब आपसे पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप ही जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है, तो मैं कह सकता हूँ 72 पाई जो होगा वृत्त का क्षेत्रफल, और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। तो इसमें कुछ है नहीं, बस केवल टर्म को इधर से उधर शिफ्टिंग का मैटर है कि अगर आपने ये टर्म समझा तो आप किसी को भी वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा के कर्ण का आधा है। इसका मतलब आपने कहा कि ए बी इज इक्वल टू सी, या मैं परपेंडिकुलर बेस लिख दूं, परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर का आधा, यही तो है, यही कह रहे हैं। अगर हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के आधे के टर्म की बात कर रहे हैं तो यह टर्म इस तरह से। अब दूसरा तरीका से आप ये कहेंगे कि अगर मैं कहूँ कि पी बी बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 है, तो आप कहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि दोनों साइड रूट लगा दीजिए। दोनों साइड जब रूट लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पी बी, रूट में पी बी बाई एच इज इक्वल टू 1/√2, यानी कि पी और बी, बी बराबर पी, यानी कि दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल हैं तो इनका प्रोडक्ट 1 आएगा। जैसे हमने कहा कि रूट ए इंटू रूट ए इज इक्वल टू ए, तो दोनों टर्म इक्वल हैं तभी वह निकल के बाहर सेम आएगा, 1 आएगा। अब आप गौर से देखेंगे, अगर दोनों टर्म इक्वल है तो आप ये कह सकते हैं कि यह तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल है, यह राइट एंगल ट्राइंगल है। यह प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ रखी। इसमें पूछा है न्यून कोण कितना होगा, तो भाई ये 45 का होगा, यह भी 45 का होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लॉजिकल क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि वो एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा एक पूर्णांक में है, एक साइड आपकी 28 है, तो इस प्रकार के त्रिभुज के कर्ण की अधिकतम लंबाई, मैक्सिमम लंबाई क्या हो। तो इसमें कुछ नहीं किया है, बशर्ते लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया है, और आपको ये कहता है कि ट्रिपलेट बनाने की कला आपको पता है या नहीं, यह टर्म आपसे पूछ लिया है। तो थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। अगर आप ट्रिपलेट दो प्रकार के हम क्रिएट करते हैं, एक है इवन और एक है ओड। दो प्रकार का ट्रिपलेट है, इवन और ऑड नंबर का। अगर आपने कहा कि मुझे इवन नंबर का ट्रिपलेट चाहिए, तो मैं कहूँगा कि अगर आपने 4 ले, 4 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 16, 16 का हाफ पार्ट करेंगे आएगा 8, 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 4 4 में हो जाएगा। अब ये 4, ये 4 हो गया, यहाँ से एक कम कर दीजिए, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर एक जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5। एक तो तरीका ये, तो इनमें डिफरेंस कितने आएगा, 2 का आएगा। अब दूसरा तरीका हम कहते हैं कि इसमें से 2 घटा दीजिए। जब 8 में से 2 घटाएंगे, 8 में से ये 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 6, 6 के 2 पार्ट करेंगे, एक आएगा 3, दूसरा आएगा 3, दूसरे में 2 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 5, 3 और 5, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 2 का। इसी प्रकार से एक और नंबर लेते हैं, जैसे 6 ले लिया हमने, 6 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 36, 36 का हाफ करेंगे आ जाएगा 18, 18 में से 2 घटा दीजिए, 16 हो गया, यानी कि 8 और 8 प्लस 2 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 10, 10, 8 और 6, ये होता है इसका ट्रिपलेट। अब आप जानते हैं कि हाइपोटेनस कौन बनेगा, जो मैक्सिमम हो, ये हाइपोटेनस बनेगा। यहाँ पर हाइपोटेनस कौन बनेगा, 5H बनेगा। अब अगर कहा जाए आपसे कि जो है ऑड नंबर का ट्रिपलेट आपको बताना है, तो ऑड नंबर का ट्रिपलेट कैसे बता सकते हैं आप,
तो आपने कहा कि अगर मैंने एक नंबर लिया 3, 3 का हम स्क्वायर करें तो आ जाएगा 9, 9 को 2 एक कम कर दीजिए, 8 हो गया, तो ये 4 हो गया, और दूसरा 4 जो ये आपने निकाला था उसमें जोड़ दीजिए 4, ये आपका ट्रिपलेट बन गया। मैक्सिमम सबसे बड़ी जो साइड होगी वो 5 होगी और वो यही इसका हाइपोटेनस होगा। अगर आपने कोई नंबर लिया 5, 5 का स्क्वायर करिए 25, 25 में से एक कम कर दीजिए 12, दूसरा हो जाएगा 13, यानी कि इनका डिफरेंस 1 का, हाइपोटेनस क्या होगा 13 होगा। अब इसी प्रकार से अगर 7 आपने लिया, 7 का हम स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 49। गौर करेंगे कि यहाँ पर जो जो भी टर्म ऑड का होगा, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। हम कभी भी स्क्वायर करेंगे तो ऑड मिलेगा, इवन का हम कभी भी स्क्वायर करेंगे तो इवन मिलेगा। तो यहाँ पर ऑड मिला, एक कम कर दिया हमने, 48 हो गया, तो ये हो गया 24 और ये होगा 25। आई होप कि ये टर्म आपके समझ में आया। अब अगर ये समझ में आया तो इसको भी कर लीजिए। ने कहा कि 28 का स्क्वायर करेंगे, 28 का स्क्वायर, तो 8 × 64 के 4 हाथ लगे 6, और 8 दूना 16 और दूना 32, 32 6 38 के 8 हाथ लगे 3, 2 दूना 4 3 7। अब इसका हम कर देते हैं हाफ। जब हम इसका हाफ कर देंगे तो कितना आएगा, 2 3 6, 2 9 18, और ये 2, 2 को कम कर दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पर 1 9 5 और 1 9 7। तो ये ट्रिपलेट आपका बनेगा। तो सबसे बड़ी साइड क्या होगी 197, यानी कि यही इसकी हाइपोटेनस होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कुल मिला जुला के आपसे ये पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका जो ट्रिपलेट आपको पता है या नहीं पता है। तो आपने दोनों ऑड और इवन नंबर के ट्रिपलेट भी समझा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि ट्रायंगल एबीसी में कोण EAC 90 डिग्री का, EAC 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। वैसे विशेष ड्रा करने की कोई ज़रूरत है नहीं इसकी। A 90 डिग्री का है, BC आपका 25 है, A 25 है। इसकी मीडियन आपका AD की लंबाई आपको बतानी, तो AD की लंबाई क्या होगी, ये 25 की हाफ होगी, 25/2 यानी 12.2 होगा, 12.5 होगा, 12.5, क्योंकि यही तो रेडियस होगी, यह R और यह R और यह R। थोड़ा सा गौर करिएगा कि जो सबसे छोटी माध्यिका होगी, स्मॉलेस्ट मीडियन होगी, वह आपकी AD होगी, स्मॉलेस्ट मीडियन। देखिए स्मॉलेस्ट मीडियन वही होगी जो वर्टेक्स से सामने की भुजा यानी हाइपोटेनस पर मीडियन ड्रा करती हो, मीडियन खींची गई हो, वह सबसे छोटी होगी राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है कि त्रिभुज की भुजाएं 10, 10.5 और 14.5 है, 10, 10.5 और 14.5। अब पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 105 और ये हो जाएगा आपका 145, 145। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 20, 21 और 29 हो जाएगा। इस अनुपात में ये साइड है। जैसे ही आपने देखा तो आप ये जानते हैं कि यह तो एक ट्रिपलेट है, और यह ट्रिपलेट है जब तो इसका जो हाइपोटेनस है वह यही तो बनेगा हाइपोटेनस। और आप ये R की वैल्यू आपसे पूछा है परिवृत्त की त्रिज्या, तो आप कहेंगे हाइपोटेनस का आधा है, यानी 14.5 का आधा तो 7.25 होगा, 7.25। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहता है कि 12, 35, 37 साइडें हैं और लंब केंद्र और परिकेंद्र के मध्य दूरी बतानी है आपको। तो चित्र बनाने की विशेष जरूरत है नहीं, वैसे इसमें आपको पूछा क्या है, सीधे पूछा है आपको रेडियस क्या है, यानी परित्रिज्या क्या है। अब एक बार चित्र में देख लेंगे, चीजें आसान होगी। 12, 35, 37 एक ट्रिपलेट है। 12, 35 और ये 37 एक ट्रिपलेट है। यहां पर रहता है आपका अर्थो सेंटर और यहां पर रहता है सरकम सेंटर, यानी कि ओ इसका मिड पॉइंट होगा, यानी कि मीडियन है ये। तो आप ही जानते हैं कि यह तो आर है और यह भी आर है, यह भी आर है। इसका मतलब 37 का आधा पार्ट है, 37 का आधा पार्ट है ये आर। तो मैं कहूंगा कि लंब केंद्र एच ओ के बीच की दूरी कितनी होगी, आर होगी। और आर क्या है, 37/2 है। तो 18 दूना 36, 18.5 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 33, 56, 65, यह भी एक प्रकार का ट्रिपलेट ही है। 33, 56 और 65। अब कहता है लंब केंद्र और केंद्रक, यानी कि एच और ये आपका ओ, और इसी के बीच में है सेंट्रॉइड। तो 1:2 के रेशियो में ये। अब आपसे पूछा क्या है, लंब केंद्र और केंद्रक। तो आपने कहा कि यह टर्म हमसे पूछा है, यह पूछा है भाई, इसी को हमको बताना है, यानी एच जी की वैल्यू बतानी है। एच जी की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि यह हाइपोटीनस का 1/3 होती है। ऐसा क्यों, तो एक बार इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि आपने प्रूव्ड भी किया था। तो आप कहेंगे कि यह कितना होता है, हाइपोटीनस का हाफ पार्ट है एच ओ। तो मैं लिख ही देता हूं, एच ओ का 2/3 पार्ट है और एच ओ क्या है आपका हाइपोटीनस, यानी कि आर का 1/2 है, यानी 65 का 1/2 है। तो यहाँ से ये कैंसिल आ जाएगा। तो आपका हाइपोटीनस 65 है, उसका 3 करेंगे तो आ जाएगा 60, एक 61। तो ये हो जाएगा 21.66 सेंटीमीटर, 21.66 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 39, 80 और 89 है। 39, 80 और 89 देख के भी आपको लग रहा होगा कि ये कैसा नंबर है, ये भी एक प्रकार का ट्रिपलेट है। अगर ट्रिपलेट है तो आप ये कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। ये 39, 80 और 89 यह भी एक प्रकार का ट्रिपलेट है। लंब केंद्र यानी कि अर्थो सेंटर, अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर, इसके बीच की दूरी आपको बतानी है। अब इसके बीच की दूरी बताने के लिए आपको स्मॉल आर की जरूरत पड़ेगी, स्मॉल आर की जरूरत पड़ेगी। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, अगर हम कहें कि इन सेंटर की बात किया गया है, इन सेंटर की, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी तो बराबर होती है इन सेंटर की। यानी कि अगर यह ए है तो यह भी ए है, तो यह √2a होगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ। यानी कि वह जो भी टर्म आएगा √2 के टर्म में आएगा। तो यह तो दो आपके ऑप्शन देखने से ही कैंसिल हो गए। अब आर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आर क्या होता है, आर स्मॉल आर, तो 39 + 80 - 89 बटे 2, तो आ जाएगा 30/2 यानी 15। और एच आई की वैल्यू क्या हो जाएगी,
रूट 2a इज इक्वल टू 15 रूट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी त्रिभुज की सबसे छोटी माध्यिका 25 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप 112 सेंटीमीटर हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। आप ये जानते हैं कि P प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 112 है। अगर मैं यस की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो मैं कहूँगा 112 का हाफ कर देता हूं, तो 2 पंजे 10 और 2 छक 12, 56 आ जाएगा। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। अब थोड़ा दूसरा तरीका भी समझिए। अब इसमें पूछा क्या है, इसकी जो माध्यिका है, माध्यिका सबसे छोटी माध्यिका, माध्यिका क्या होती है? तो अगर समकोण त्रिभुज में माध्यिका की बात करेंगे तो हाइपोटेनस का आधा होती है माध्यिका। चलिए यहां पर मैं इसको ड्रा कर देता हूं। यहां पर इसको ड्रा कर दिया। ये जो मीडियन होगी, सबसे स्मॉलेस्ट मीडियन, ये 25 होगी माध्यिका, तो यह भी 25 होगा, यह भी 25 होगा। अगर ये 25 हो गया तो मैं कहूंगा कि P प्लस बी प्लस 50 इज इक्वल टू 112। P प्लस बी कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा तो ये आ जाएगा 62। आर की वैल्यू क्या होती है? P प्लस बी माइनस एच बाई 2, यही होता है, यही होता है। अब गौर करिएगा, P प्लस बी तो हमको गिवन है 62, और एच क्या है 50/2, 12 यानी 6 आ जाएगा कि नहीं। और मैं जानता हूं कि डेल्टा की वैल्यू आर एस होती है, तो मेरे पास आ गया है आर भी है, आर 6 है, और डेल्टा हमारा 56 है। तो 6 पंजे 30, 300, 6 चौक 36, 336, यानी कि आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहता है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री का है। ठीक, हमने कहा कि ए 90 डिग्री, ए बी एंड सी, ठीक है, ड्रा कर दिया। अगर ये हमने 90 डिग्री का बना दिया, ए बी 16 कर दिया, ए सी आपका 12 कर दिया, ए सी का मिड पॉइंट डी है, ठीक है भाई, यहाँ पर हमने पॉइंट डी दे दिया, ये मिड पॉइंट डी है, ठीक है। तो ये 6 हो गया, और यहाँ पर भी ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। अब कहता है कि ई पर डी ई परपेंडिकुलर ऑन सी सी बी पर डी ई परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया भाई, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब इसका एरिया बताना है, ए सी ट्राइंगल सी डी ई का एरिया बताना है, सी डी ई का एरिया बताना है। अच्छा, अब चलिए इसको भी सॉल्व ही कर लेते हैं। एरिया हमको इसका एरिया फिलअप करना है, ये हमको एरिया रेड वाला बताना है, कलरफुल। आप ये जानते हैं कि यह अगर 12 है, पूरा 12 है, और यह 16 है, तो यह कितना हो जाएगा, 20 होगा कि नहीं? आप कहेंगे एकदम सही है, 20 होगा। बस आप सिमिलरिटी लगाएंगे तो आप कहेंगे कि यह एंगल अगर आपने थीटा माना तो यह एंगल भी थीटा होगा, और यह एंगल तो इसमें तीनों में कॉमन है, तो सिमिलरिटी लगेगी। आप कहेंगे ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू सी डी ई। अब ए बी सी की 90 डिग्री के सामने की साइड ले लेते हैं, तो कितना आएगा 20, और यहाँ पर 90 डिग्री के सामने की साइड 6, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 9। अगर 100 की वैल्यू आपको गिवन है कितना,
बड़े वाले ट्रायंगल में बेस इंटू हाइट यानी कि 16 × 6 यानी 96। तो आपका 9 की वैल्यू आपको बतानी है, तो 96 × 9/100, तो ये हो जाएगा 900 और 9 चौक 36, 900 में से 36 घटा देंगे तो 864/100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें त्रिभुज के कोणों का अनुपात पूछा है, 1, 5, 6 है। देखिए यहाँ गिवन है 1, 5, 6, तो 15 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये गिवन तो बनेगा क्या, 15, 15 × 25 = 75 और 15 × 6 = 90। अभी जब आपने पढ़ा था शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इनमें जो साइड का रेशियो होता है वह √3 - 1 √3 + 1 2√2 यही होता है। अब आपसे कह रहा है कि इसकी परित्रिज्या अंतः त्रिज्या का अनुपात बताना है, इसके परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो इसी को देखेंगे। अब यहाँ 90 डिग्री का एंगल है तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 2√2/2 कर देंगे तो आ जाएगा √2। कोई दिक्कत आप कहेंगे, एकदम दिक्कत नहीं। अब आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ के इसको घटा के हाफ करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2√2, 2√3 है, 3 आएगा, 3 माइनस 2√2, 2√2/2, तो यहाँ पर बनेगा क्या, √3 - √2, √3 - √2। अब देखिए इनमें जो रिलेशन पूछा है परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या, तो मैं कहूँगा r/r √2/√2 - √2, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, √3 - √2 तो प्लस √2, √3 + √2, नीचे बच जाएगा 1 और ऊपर क्या आ जाएगा, 6 √6 - 2, √6 माइनस, सॉरी +2 आएगा, -2 नहीं, √6 + 2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहता है समकोण त्रिभुज की परिधि, परिधि यानी कि टोटल पेरीमीटर की बात किया गया है, 144 है। तो अभी जस्ट आपने पीछे क्वेश्चन लगाया था P + B + H = 144। इसकी परित्रिज्या 32.5 है, तो इसका मतलब हाइपोटेनस कितना होगा, 32 × 64 = 65, 65 होगा। P + B कितना हो जाएगा, 144 - 65, 144 - 65, तो ये हो जाएगा 9 और 13, 7, 6, 13, 79। P + B आ गया आपका 79। अब R की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो P + B - H करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ 79 - 65/2, तो आ जाएगा 14/2 यानी कि 7। आर की वैल्यू 7 आ गई। यस की वैल्यू कितनी आ गई, 144 का हाफ कर देंगे 72। अब डेल्टा की अगर वैल्यू हमको पता है आर इंटू यस तो बात बन जाएगी, क्योंकि हमको पूछा क्या है, इसका एरिया पूछा है। आर कितना हमारा 7, एस कितना है 72, तो 7 × 49, 490, 7 × 14, 504, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत भारी भरकम दिख रहा है लेकिन इसमें कोई विशेष प्रकार का दम नहीं है, लेकिन हाँ विशेष प्रकार की टेक्निक जरूर है।
यहां पर कहता है पी क्यू आर ए ट्राइंगल और एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी क्यू 24 है, पी क्यू 24 है, पी आर 32 है 32, और क्यू ए और ए आर, क्यू ए और ए आर आपका बराबर है, बराबर है। अगर यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल की बात किया गया, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, तो ये 8 पंजे 40, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। आप दोस्त ये बताओ कि ये है मीडियन, तो ये 20 होगा और यह भी 20 होगा। अगर ये मीडियन है तो आप ये जानते हैं कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, सेमी सर्कल में जो ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है वह राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो आप ये बताइए कि क्या यह 20 नहीं होगा? आप कहेंगे 20 ही होगा, यही तो रेडियस है भाई, आर की वैल्यू 20 है तो ये भी तो आर ही है। अब आपको डिवाइड क्या करना है, आपको पूछा क्या है पीटी, आपसे पूछा क्या है पीटी का मान पूछा है, और यह एंगुलर बाइसेक्टर गिवन, या एंगुलर बाइसेक्टर हो या कोई सीबियन हो, एनी सीबियन, तो आप ये कहेंगे कि यह जो पीटी और टीए का जो रेशियो होगा ये 24:20 में होगा। तो 4 छक 24, 4 पंजे 20, यानी कि 6:5 के रेशियो में होगा। तो पीटी बराबर क्या होगा, 20 को 6:5 के अनुपात में बांट दीजिए, 120/11, यही तो होगा, है कहीं पर? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है इन द गिवन फिगर ABC right angle triangle BD is the point on AC such that BC 11, यह 11 है आपका, BC 11, और AD 31 31, ED 17 है 17, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको बताना है, BDC का एरिया बताना है। अब यहाँ पर क्या अप्रोच करेंगे, इस टर्म को समझिए। आप एक जानते हैं कि अगर 31 AD है और DC 11 है तो इतना टोटल कितना होगा, आप कहेंगे 42 हो जाएगा। 42 अगर हो गया तो आप ये कहेंगे कि यहाँ से एक, हम यहाँ मिड पॉइंट मानते, अगर यहाँ मिड पॉइंट मानेंगे तो यह 21 होगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक 21 होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 11 है ही, यह 11 है, यहाँ से 11 है, और ये बीच में इतना जो रीजन है ये कितना बनेगा, तो आप कहेंगे ये 10 हो जाएगा, ये 10 होगा। तो यहाँ पर मैं ये पॉइंट पी रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा BD 10, यानी कि ये 10 हो गया, यह 21 हो गया। अगर मीडियन ड्रा करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 21 आ जाएगी। अब आपके पास एक ट्रायंगल मिला BPD, ट्रायंगल BPD, BPD का एरिया आपको बताना है। आप कहेंगे कि इसका यस, पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, 20 10 30 10 40, 47 एक 48, 48/2 यानी 24, डेल्टा की वैल्यू क्या क्या होगी, 24 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 40, यही होगा। अब यहाँ से हम निकालते हैं 12, तो 3 8 24, 3 गुणे 8 निकाल लेते हैं, 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 2, यही लिखा गया है। अब यहाँ निकाल लीजिए आराम से, देखिए यहाँ से एक 3 बाहर आएगा, और यहाँ से आपका एक 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, और यहाँ से 7 बाहर आएगा। तो आपका ये हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12 7 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको BPD का एरिया आपको मिल गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ज्ञात करना है क्या, ये जो है BDC का एरिया, BDC का एरिया क्या है 11 यूनिट,
यानी कि 10 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है 84। तो 11 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा कितना? तो 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, 4 92, 92 पॉइंट लगा देंगे। तो 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ BDC इज इक्वल टू 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। आई होप कि ये पूरा सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद हुआ होगा और आपने पूरे कॉन्सेप्ट को समझा और क्वेश्चनों की क्या क्या वैरायटी होती है उनको समझा। तो हमने ये सेशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग इसी का कुछ और क्वेश्चंस हैं जो वेरियस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो वह सेशन हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।